नमस्कार। आज एपिसोड 7 में हम लोग गीता के 10वें अध्याय के 6 और 7 श्लोक को डिस्कस करेंगे। उद्देश्य वही है, कृष्ण को जानना, खुद को जानना और प्रकृति को जानना विथ ऑफ कोर्स प्रोफेशनल आउटलुक। अब अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है श्लोक 5 तक, मतलब एपिसोड 1 से लेकर के 6 तक, पिछले करीब 1 महीने में, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो बृहद रूप है उसके बारे में अर्जुन को बताया है, अपनी शक्तियों के बारे में बताया है। और आज वही आगे हम बढ़ा रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि और 14 मनु, ये जितने ऋषि हुए हैं जिनके कारण पूरे वेद, ग्रंथ, पुराण, इन सब की रचना हो पाई है, जो यूनिवर्स की जो कॉस्मिक टाइम साइकिल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सभी लोग जो इतने महान हुए हैं, ये सभी मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। और इन सभी लोगों की या पूरी मानव जाति जो है वह प्रजा है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जो पुरुष मेरी इस विभूति को, मतलब ये लोग मेरे संकल्प से पैदा हुए हैं, मैं इन सब का सोर्स हूँ, इन महान विभूतियों का उनका सोर्स हूँ। मेरी इस बात को जो लोग वास्तव में जानते हैं, तत्व से जानते हैं और मेरी सुपर नेचुरल पावर को समझ पा रहे हैं, वे लोग मेरे में डिवोटेड होते हैं। और कैसे डिवोटेड होते हैं? निश्चल रूप से, अनफाल्टर्ड डिवोशन उनका होता है। तो जैसे ही मैंने इसको पढ़ा तो मेरे मन में वो सारे प्रश्न आए जो एक मॉडर्न प्रोफेशनल के मन में आ सकते हैं। जैसे ये जो 7 जो महर्षि हैं, इनके एल्डर्स हैं और जो मनु हैं, इनके फंक्शंस क्या-क्या हैं? इनका रोल क्या था एग्जैक्टली? भले ही संक्षेप में, बट एग्जैक्टली क्या था? इनका विजडम आज रिलेवेंट कैसे है मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में? कृष्ण की सुपर नेचुरल पावर का मीनिंग क्या है? अनफाल्टर्ड डिवोशन क्या है? और ये जो डिवोशन है, ये हमारे कैरियर के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ये समझना। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं अभी अगले उसमें। तो पहले तो ये जान लें हम कि ये जो 7 ऋषि हैं, वो कॉस्मोलॉजी में इनका वर्णन है। और ये ऋषि हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। इनमें से ऋषि अत्रि को, ऋषि पुलस्त्य को और ऋषि वशिष्ठ को और ऋषि मरीच को हम लोग प्रायः लोग जानते हैं। गुरु वशिष्ठ जो थे वे भगवान राम के गुरु थे, राजा दशरथ के भी गुरु थे। और ऋषि पुलस्त्य जो थे वे उनके वंशज थे रावण, ये हम सभी जानते हैं। ऋषि अत्रि का कंट्रीब्यूशन वेदों में हुआ है, बल्कि सभी ऋषियों का कंट्रीब्यूशन वेद और पुराण में है। तब वो जब एक बहुत बड़े महान ग्रंथ हैं ये, जिनकी रचना समय समय पर हुई, कंपाइल होती गई। और जो उनके पहले जो 4 ऋषि थे, सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार, ये ऋषियों की जो फिलॉसफी थी, यह भी उनमें संकलित है। जो 14 मनु हैं, यह एक कॉस्मिक टाइम के किसी खास पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आजकल जो समय है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वैवस्वत मनु है, ऐसे 14 मनु हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वेद और पुराण को तो हम लोग समझ रहे हैं, वो धार्मिक ग्रंथ तो हैं, लेकिन उनको अगर कोई ध्यान से पढ़ने की कोशिश करे ओपन माइंड से, और मैंने जो थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है उस हिसाब से, तो ये किसी ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष के लिए हो, पंथ विशेष के लिए हो, ये धर्म के लिए है। धर्म मतलब ट्रूथफुलनेस के लिए ये सारे ग्रंथ हैं। उनको पढ़ने के बाद लगता है कि कैसे
प्रकृति के साथ एक सामंजस्य वाला आचरण हम कर सकते हैं। दूसरा कि वो पूरे यूनिवर्स की परिकल्पना करते हैं। वह केवल पृथ्वी की कल्पना नहीं करते, पूरे यूनिवर्स की कल्पना करते हैं। तो पूरे यूनिवर्स का मैनेजमेंट जो है, उसका निचोड़ उसकी उत्पत्ति से लेकर के, यूनिवर्स की उत्पत्ति से लेकर के अलग-अलग ग्रहों का बनना, फिर उनकी कॉस्मिक टाइम साइकिल, फिर लोगों का कंडक्ट कैसा हो, हम एनिमिस्ट हैं तो इसका क्या मतलब है, हाँ, क्या वेद पुराण कह रहे हैं, हाँ, ये सारी जो है कहानियों के रूप में, अलग-अलग रूप में ये संकलित की गई थी। ये इनका कंट्रीब्यूशन था, इन महान लोगों का। अब जब मैं इन महान लोगों के कंट्रीब्यूशन को पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं एज ए मॉडर्न प्रोफेशनल जब इन बातों को थोड़ा-थोड़ा पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मैंने आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जब मैं एक्टिव प्रोफेशनल था, तो मैंने क्यों नहीं पढ़ा था। एथिकल थिंकिंग उन पूरे ग्रंथों का सार है। तो मेरे मन में जो विचार आए, वो मैं यहाँ प्रपोज भी कर रहा हूँ कि जैसे प्लेनेटोरियम होते हैं, जिसमें जो हमारा सौर मंडल है, उसमें जो अलग-अलग ग्रह हैं, उनकी उनकी मूवमेंट और उनका इफ़ेक्ट, और जो मिल्की वे है, आकाशगंगा, उनका बिहेवियर, ये सब प्लेनेटोरियम में दिखाया जाता है। बल्कि मुझे याद है कि 1974 के आसपास मैं कलकत्ता में बिरला प्लेनेटोरियम देखने गया था, और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे खुले आकाश में मैं रात के समय इनको देख रहा हूँ, इन ग्रहों की स्थिति को, और मुझे नींद आ गई थी। तो मुझे दोबारा जाना पड़ा उसको पूरा समझने के लिए। तो जैसे प्लेनेटोरियम होते हैं, वैसे ही कॉस्मोटोरियम बनाया जा सकता है, जो कि जो कंप्लीट जो यूनिवर्स की जो परिकल्पना है, उसको इन धर्म ग्रंथों के दृष्टि से, धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन है, तो इन धर्म ग्रंथों की दृष्टि से वह कंसेप्चुअलाइज किया जा सके, एआई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मूर्त रूप देखा जा सके। ये पॉसिबल है आज की डेट में, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं अलग-अलग टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन देखता हूँ म्यूजियम्स में या इवन प्लेनेटोरियम में, हाँ, तो उस तरह से ये पॉसिबल है। तो जब ये पॉसिबल है, तो इसका रोल बढ़ जाएगा यूनिवर्स को समझने में। ऑलरेडी जो स्पेस एजेंसीज हैं, वो जो हमारे सौर मंडल के जो ग्रह हैं या उसके निरीक्षण के लिए ऑलरेडी काम कर रही हैं, और नासा या इवन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कुछ-कुछ काम करने भी लगे हैं इस पर, लेकिन अभी भी ज्ञान पूरा नहीं है। अगर यह जो धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है, मेंशन किया गया है, यह फिलॉसफी और यह जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हुआ है, ये दोनों अगर एक दूसरे के पूरक बन जाएँ, तो हम जो ज्ञान की जो खोज में लगे हुए हैं, वह जल्दी अचीव कर पाएँगे। अभी दिक्कत ये है कि जो साइंटिस्ट्स हैं, वो फिलॉसफी को उतना क्या कहेंगे, अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, रिस्पेक्ट भी नहीं करते। कुछ-कुछ करते हैं, जो पहुँचे हुए साइंटिस्ट हैं वो करते हैं। आइंस्टीन को मैं मानता हूँ कि करते हैं, क्योंकि उन्होंने नेचर के लिए अपने व्यूज़ भी दिए थे। और उसी तरीके से प्रोफेसर सीवी रमन या और भी साइंटिस्ट होंगे, हाँ, जिन लोगों ने नेचर को एक रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा था। बट बाकी साइंटिस्ट सोचते हैं कि नहीं, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वही सब कुछ है, इसके बियॉन्ड कुछ जो है वो कल्पना है, और कल्पना भी कैसी, कोरी कल्पना है। तो वहाँ फिर लर्निंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे एक एफर्ट करना है कि फिलॉसफी और साइंस दोनों मर्ज हो सके, तो वो कॉस्मोटोरियम में हो सकता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट को क्या करना चाहिए कि डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट, वो अपने यहाँ एक संस्कृत स्कॉलर ज़रूर रखें, जो उन कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ इंडिविजुअल जो इंटेलेक्चुअल्स हैं कॉर्पोरेट में, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है नए आइडियाज़ को, नए इनोवेशंस को, डिस्कशन को जन्म देगी। वो डिस्कशन उस बहाने
संस्कृत के प्रति जागरूकता और उसका रोल समझ में आएगा कॉरपोरेट्स को। ये केवल एक शिक्षा की चीज़ स्कूली शिक्षा या विश्वविद्यालय की शिक्षा की चीज़ नहीं है, बल्कि कैसे इसको बिजनेस एनवायरनमेंट में इसको अडॉप्ट किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है। आप दूसरे देशों के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे वो लोग हमारे धर्म ग्रंथों को यूज़ करके कहीं-कहीं डिस्कवरी करते हैं। आयुर्वेद के कई डिस्कवरीज जो हैं वो दूसरी जगह पेटेंट कैसे हुई हैं, वो इन्हीं सब तरीके से हुई हैं। तो एनीवे ये मेरा प्रपोजल था। ये कुछ लिंक नीचे दिए गए हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा। तो ये मेरी समझ थी रोल के बारे में इन लोगों के। अब क्वेश्चन उठता है कि भगवान कृष्ण का सुपर नेचुरल पावर क्या है? तो मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ वो जो श्लोक था 7वां जो पिछले स्लाइड में था कि he who knows in reality this supreme divine glory and supernatural power of mine, ये कृष्ण कहते हैं, gets established in me through unfaltering devotion। मतलब कि मैं इन सप्तर्षियों, इन महान ऋषियों और मनुओं का एक तरह से सोर्स हूँ। ये मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी मेरी जो विभूति है, ऐसी मेरी जो ग्लोरी है, इसको जो लोग तत्व से जानते हैं, रियलिटी में जानते हैं और मेरे सुपर नेचुरल पावर को कि जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, समझता है, मैनेज करवा पाता है, इस सुपर नेचुरल पावर को जो सब तत्व से जानते हैं, रियलिटी में जानते हैं, वह मेरे में डिवोटेड होते हैं। और कैसे डिवोटेड होते हैं? निश्चल तरीके से, अनफाल्टरिंग डिवोशन में रहते हैं। ये उनका मतलब है। यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हिडन ट्रुथ्स होते हैं नेचर के, जिसको साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है और वो घटित होती हैं, तो वो हमें हमेशा एक सरप्राइज करती हैं। वो सरप्राइज करना ही सुपर नेचुरल पावर है, क्योंकि दिख तो रहा है लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको सुपर नेचुरल कहते हैं। तो जो मेरी नॉलेज है अभी तक, तो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट जो मुझसे भी बड़ा एक्सपर्ट हो, उसको मेरी वाली सुपर नेचुरल पावर उसको पूरी से पूरी सुपर नेचुरल न लगे, नेचुरल लगे। बट ये अलग-अलग लेवल हैं। हाँ? और चूँकि आइंस्टीन ने जब कहा था तो वो मुझे अभी याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि मैं उस प्रकृति को प्रणाम करता हूँ। इसका एग्ज़ैक्ट वर्डिंग आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करेंगे तो। तो पहुँचे हुए साइंटिस्ट ऐसे सोचते हैं। तो ये सुपर नेचुरल पावर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। व्हाट इज़ अनफाल्टरिंग डिवोशन? अनफाल्टरिंग डिवोशन जो है उनका होता है जिनका तत्व ज्ञान पूरा होता है। और तत्व ज्ञान कब पूरा होता है? पूरा नहीं होता। तत्व ज्ञान होता रहता है जो ओपन माइंड से किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं और अनुभव पूरा हो जाता है, समझने लगते हैं सच्चाई को, प्रकृति को ऑब्जर्व करने लगते हैं। उनके लिए माया और मोह ये इनसे दूर हो जाते हैं और उनका मन रम जाता है केवल नेचर में या नेचर को ऑब्जर्व करने में, नेचर का विश्लेषण करने में, नेचर को साइंस के तरीके से समझने में, और वो फिलॉसफी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों का डिवोशन अनफाल्टर्ड होता है, अनफाल्टरिंग होता है, निश्चल होता है। ठीक है? अच्छा, अब हम जरा ये समझें कि ऐसा डिवोशन हमारे करियर के लिए कितना क्रिटिकल है। तो जैसे जो फिलोसोफर्स होते हैं उनका मिशन होता है प्रकृति को समझना, ऐसे ही जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मिशन भी कुछ होता होगा। और प्रायः जो सॉलिड जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो रियल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका जो मिशन होता है वह हमेशा समाज की प्रॉब्लम्स को देखकर होता है या जो एक कल्पना होती है मैनकाइंड की, मानवता की, उसको सोच करके होता है, या पृथ्वी के लिए होता है, या एनवायरनमेंट के लिए होता है, ठीक है, या देश के लिए होता है। बड़े कॉज जब होते हैं, जब वो मिशन बन जाता है तो उसमें पैशन समा जाता है, और जब पैशन होता है तो फोकस्ड हो जाते हैं। उस समय
धन उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। धन आवश्यक तो है, धन थोड़ा आता भी है, बट धन कमाना उनका मिशन नहीं रहता। उनका मिशन होता है उस ट्रुथ को अनकवर करना, ये उनका मिशन हो जाता है और उसमें वो एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। तो जैसे-जैसे एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे भूख बढ़ती जाती है नॉलेज की, और जब भूख बढ़ती है, तो डिवोशन नेचुरल है। ये जितने भक्त होते हैं, मैं भी भक्त हूँ और भक्त हर कोई है। जो प्रकृति में विश्वास नहीं करता, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन वह प्रकृति को समझता है एक फिलॉसफर की तरह से, तो वह भक्त है, ऐसा मेरा मानना है। तो जब वो डिवोशन होता है, तो वो करियर का हिस्सा हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है करियर में, विथ पैशन। धन तो आएगा ही। धन को अगर हम मिशन बना लेंगे, तो फिर हमारा डिवोशन नहीं होगा, क्योंकि वो धन अर्जित करके माया मोह का हिस्सा बनता चला जाएगा। तो धन को मैं हमेशा आउटकम मानता हूँ, धन को उद्देश्य नहीं मानता। खैर, कभी डिटेल में डिस्कशन करना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं, और कमेंट कीजिएगा कुछ अगर सार्थक लगे तो, और साथ में शेयर भी कीजिए इसको।